ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक। उससे पहले हमने बात करी थी ब्लड के टाइप के बारे में कि ब्लड का फॉर्मेशन किस किस से होता है, प्लाज्मा और कार्पसल्स। ओके, फिर हमने उनके बारे में डिटेल से स्टडी की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ब्लड ग्रुप स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस इन ह्यूमन ब्लड आर ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। आपने क्लास 10th में इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर रखी है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीबॉडीज़ वो होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे पैथोजेंस अगर एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज़ करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एब्सेंस और प्रेजेंस होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का। ये एंटीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, आरबीसीज पर, है ना, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा पर होती है। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। जो ब्लड ग्रुप्स होता है इन एंटीजन्स के बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है। 2 टाइप का होता है। ओके, फर्स्ट है आपका ABO सिस्टम। और जो कार्ल लैंड-स्टीनर थे बेटा, उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन ब्लड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A, B एंड O। RBCs एगुलेटेड व्हेन सीरम फ्रॉम वन ग्रुप ही कॉल्ड A। जिसके अंदर RBCs एगुलेटेड हो गई थी एक ग्रुप में, उसको उन्होंने बोला था A। जब उन्होंने मिक्स किया था उसको सेकेंड ग्रुप के साथ तो उन्होंने बोला उसको B। RBCs group of A to agglutinate but the RBCs of third group O never clump when mixed with the serum of A और B। अब उन्होंने क्या हुआ, जब उन्होंने A को मिक्स करा, RBCs को A के साथ मिक्स करा तो उन्होंने A बोल दिया, B के साथ मिक्स करा B। लेकिन जब उन्होंने O के साथ करा तो ना तो A में कोगुलेशन हुआ ना B में कोगुलेशन हुआ, इसलिए उनको नेम दे दिया उन्होंने O। बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ही डिसाइडेड द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। उन्होंने बताया था कि इसके बेसिस पर 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, वन इन ग्रुप ए एंड अदर इन ग्रुप बी एंड बोथ टुगेदर इन ग्रुप ए। उन्होंने कहा था एक एंटीबॉडी ग्रुप ए में प्रेजेंट होती है, एक एंटीबॉडी ग्रुप बी में प्रेजेंट होती है, और एक एंटीबॉडी दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेटर ऑन डिकास्टेलो एंड स्ट्रूली आइडेंटिफाई द 4th ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, वैसे हम कार्ल लैंड-स्टीनर को ही बोल देते हैं भाई इसने करे हैं डिस्कवर, लेकिन डिकास्टे और स्ट्रूली ने क्या किया था, AB ब्लड ग्रुप डिवाइड मतलब आइडेंटिफाइड किया था। Inheritance of blood group, inheritance of AB and O blood group in a man who discovered by the बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन ने बताया था कि AB और O जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A set of 3 multiple alleles on the short arm chromosome 9 is responsible for 4 blood group। उन्होंने कहा था कि जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी जो शॉर्ट आर्म होती है, क्रोमोसोम आप लोगों ने देखा होगा जनरली, ठीक है, उसकी जो शॉर्ट आर्म होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड ग्रुप के लिए। द जीन कंट्रोलिंग ब्लड टाइप हैज़ बीन लेबल्ड फर्स्ट और लैंड-स्टीनर। फर्स्ट को उन्होंने बोला मतलब लैंड-स्टीनर नेम दे दिया था। ओके, देखिए इस टेबल में देखते हैं हम। सबसे पहले उन्होंने ग्रुप डिवाइड किए थे। ओके, यूनिवर्सल डोनर AB और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर के अंदर एंटीजन एब्सेंट था, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट थी। ठीक है, तो डोनर कौन कौन हुए, AB और O, और एक्सेप्टर कौन हुआ, सिर्फ O। इंडियंस में 34.5% में प्रेजेंट होता है। ये आपको परसेंटेज याद करने की नीड नहीं है। ए के अंदर एंटीजन A ही होगा, एंटीबॉडी B होगी। B के अंदर एंटीजन B ही होगा, एंटीबॉडी A होगी। ठीक है, डोनर कौन कौन से होंगे, AB, B और AB। एक्सेप्टर तो आपको पता ही है O ही होगा, A के अंदर A होगा, B के अंदर B होगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर दोनों के अंदर होता है, एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ये बताया था अपने कार्ल लैंड-स्टीनर ने। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस में ये बताया गया बेटा, ठीक है, इनहेरिटेंस में ये बताया गया आपको कि जो फादर है O हो और मदर हो तो जो ब्लड ग्रुप है बच्चों का वो भी O बनेगा। अगर फादर O है और मदर A है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O और A। नेक्स्ट, फादर O है और मदर B है तो ब्लड ग्रुप बनेगा O और B। और फादर जो है A है और मदर भी A है तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप, AO। समझ में आ गई आपको ये चीज़। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखिए,
सेकंड था आरएच सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट था हमारा एबीओ सिस्टम, सेकंड था हमारा आरएच सिस्टम। जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो बहुत सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसे सबसे पहले बताया था वही कार्ल लैंड-स्टीनर ने बताया था। उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था मतलब मकाका मुलाटा एक मंकी है उनके अंदर किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जिनके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनके अंदर एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। अबाउट 85% होते हैं ना वाइट पीपल, वो आरएच पॉजिटिव है, 15% आरएच नेगेटिव है। हमारी इंडिया के अंदर 93% पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर आरएच पॉजिटिव है, बाकी सारे रेस्ट ऑफ आरएच नेगेटिव है, ठीक है। ये आरएच फैक्टर सिर्फ और सिर्फ मैन में और रीसस मंकी में ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए इतना टफ नहीं है ये। इफ़ वी ट्रांसफ्यूज आरएच पॉजिटिव ब्लड अगेन एंड अगेन, द आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल डेवलप एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी और एग्लूटिनेशन, दिस इज कॉल्ड इसो इम्यूनाइजेशन। आपको पता है कि भाई आरएच पॉजिटिव ब्लड में अगर आप आरएच नेगेटिव को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगी, आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी बन जाएगी, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन, बिकॉज एंटीजन और एंटीबॉडी बोथ आर ऑफ सेम टाइप, क्योंकि दोनों के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, सेम टाइप की होती है। इसकी वजह से भाई ए के अंदर एंटीबॉडी बी होगी लेकिन एंटीजन ए होगा, बी के अंदर एंटीबॉडी बी होगी लेकिन एंटीजन एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, है ना। तो अपोजिट होता है लेकिन सामने वाले से तो मैचिंग करती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है। आ स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, अगर मिसमैचिंग होती है तो देखा होगा आपने कि आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, अगर जो मदर है वो आरएच नेगेटिव है और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है, तो आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव ब्लड टू द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेजेंटा। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब फर्स्ट बेबी होता है, क्योंकि दोनों का जो ब्लड है वो प्लेजेंटा से क्या होता है, सेपरेटेड होता है। लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होने के बाद पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो मदर का जो ब्लड है वो बेबी का जो ब्लड है दोनों आपस में क्या हुए, थोड़े से मिक्स हुए हैं, जिसकी वजह से जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है फीटस का, है ना, उसकी वजह से वो हमारी मदर के अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडीज़ बन गई। और एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से जब सेकेंड प्रेगनेंसी वाला केस आता है और अगर फीटस कैसा हो, वापस से आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव हो, तो क्या होता है, वो जो एंटीबॉडीज़ है वो फीटस को डेवलप ही नहीं होने देती, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर होता भी है तो उसके बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस, ठीक है। और जो चाइल्ड इस डिजीज़ को सफ़र करता है उसे हम बोलते हैं रीसस चाइल्ड। जनरली ये चाइल्ड या तो बिफोर टाइम एनीमिक होता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा, है ना। इसका ब्लड इसका टोटली रिप्लेस करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, और नहीं भी करना पड़े तो हमें एक इंजेक्शन लगाते हैं रोहगम। समझ में आ गई आपको बात? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग की और ब्लड कोगुलेशन की। व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड, जब आपको पता है कि जब आपके ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। उस ब्लड के लॉस को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिजम्स बाय स्टॉपिंग ब्लीडिंग और हेमोरेज। क्लॉटिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू कोगुलेट, इट यूजुअली वेरीज फ्रॉम 2 to 8 मिनट, 2 to 8 मिनट के अंदर ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दीज फैक्टर्स क्या करते हैं, दीज फैक्टर्स आर प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन द ब्लड इन एन इनएक्टिव स्टेट, ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या कोई ब्लड वेसल डैमेज होता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिव हो जाने की वजह से क्या करते हैं, फिर ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इन द सीक्वेंस एक्टिवेट द सेकेंडरी फैक्टर, जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो सेकेंडरी फैक्टर को एक्टिवेट करता है और सेकेंडरी किसको करता है, थर्ड को करता है, ठीक है। फिर ये एक सीरीज बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्लॉटिंग कास्केड, एक तरह से सीरीज बन जाती है फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में होता है, वो देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का बनना। इन आ ब्लड आर्टरीज दीज फैक्टर्स आर इन अ डीएक्टिवेटेड फॉर्म, आपकी जो ब्लड आर्टरीज होती है उनमें डीएक्टिवेटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। व्हेन दे आर नीडेड दीज फैक्टर्स गेट एक्टिवेटेड, अगर कोई भाई रप्चर्ड हो गया है, कोई कट लग गया है तो क्या हो जाती हैं, ये एक्टिवेटेड हो जाती है। प्लेटलेट्स कम इन द कॉन्टैक्ट विथ एयर रिलीज थ्रोम्बोब्लास्टिन, ठीक है।
जो प्लेटलेट्स हैं वो कांटेक्ट में आ जाती है एयर के और क्या बनाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करती है। भाई जहाँ भी आपके जो कट लगा है, इंजरी हुई है, वो जो आपकी ये थी ना प्लेटलेट्स, ये क्या हो जाती है, वहाँ पर पहुँच जाती है, तो वो एयर के कांटेक्ट में आ गई और क्या रिलीज़ करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन 7 and 10 active the factor and made a complex molecular with the help of CAA मतलब कैल्शियम प्लस प्लस आयन, दिस इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, इसका मतलब कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन 7 है और जो 10 है वो क्या करता है, फैक्टर्स को एक्टिव कर देता है और कैल्शियम प्लस प्लस आयन की वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या बन जाता है ना, मतलब अब क्या हो गया, फैक्टर बन चुका है। अब फैक्टर बन गया, अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम की प्रेजेंस में। हो गया। अब कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइबर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। अब क्या होता है बेटा, जो फाइब्रिनोजन है, ठीक है, जो फाइब्रिनोजन है वो एक सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट चेंजेस इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन विच इज़ अ नॉन सॉल्युबल एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये जो फाइब्रस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और जब ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है तो एक मतलब लिक्विड पार्ट सीक्रेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सीरम। देखिए इस तरह से एक बार ये डायग्राम देखिए बॉक्स वाला, भाई इंजर्ड हो गया आपका ना, इंजर्ड हो गया तो क्या हो गया, जो प्लेटलेट्स है वो ब्रेक डाउन हुई, प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन हुई तो क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो फैक्टर 7 वाला फैक्टर है और जो 10 वाला फैक्टर है साथ में कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बन गया, ये प्रोथ्रोम्बिन बन गया। प्रोथ्रोम्बिन जब कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, इनएक्टिव था वो अब क्या हो गया, थ्रोम्बिन में बन गया और एक्टिव हो गया। थ्रोम्बिन क्या करेगा बेटा, जो फाइब्रिनोजन है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, फाइब्रिन प्लस आरबीसी सेल्स, मतलब एक तरह की क्लोटिंग बना लेगा जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। समझ में आ गया आपको, तो इस तरह से क्या होती है आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स की। आप सभी जानते हैं कि 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है हमारे, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फर्स्ट होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, इनके बारे में देखते हैं हम। वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिन कंपेयर टू वेन्स। जो आर्टरीज की जो वेन्स होती है, बट आर्टरीज होती है ना, उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, वेन्स की वॉल थोड़ी सी उससे ज़्यादा थिक होती है। ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है आर्टरीज से कैपिलरीज में होता है और कैपिलरीज टू आर्टरीज में होता है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये जो आर्टरीज और जो कैपिलरीज होती है ये 3 लेयर्स की बनी होती है। ये सब नहीं पढ़ना हमें आर्टरी का क्या काम होता है क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना नाम से ही पता चल रहा है आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, कोई इलास्टिक कोलेजन फिलामेंट नहीं होता। ट्यूनिका मीडिया मिडल वाली लेयर होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है ना, इसमें इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। ट्यूनिका इंटरना इनर वाली लेयर होती है, इसके अंदर भी फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मिरर की जैसी स्मूथ होती है ये। नेक्स्ट है आर्टरीज और आर्टियोलस। आर्टरी क्या है, एक तरह की ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाती है। एंड आर्टियोल इज अ स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स इज अ माइक्रो सर्कुलेशन दैट एक्सटेंड एंड ब्रांचेस आउट एन आर्टरी एंड लीड्स टू कैपिलरीज। आर्टियोलस क्या होता है, देखो हर जगह आर्टरीज नहीं पहुंच पाती, ठीक है, तो ऑक्सीजन पहुंचाना हर जगह नेसेसरी है, तो वहाँ से क्या होता है जो आर्टरीज है आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्टियोलस। ठीक है, नेक्स्ट आओ कैपिलरीज। कैपिलरीज वही है बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को और शुगर को इन सबको प्रोवाइड मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करती है। वेन्स का वही काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाले ब्लड को लेकर आना। और वेन्यूल्स क्या होगी, हर जगह तो वेन्स जा नहीं सकती ना, तो वेन भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है जिसे हम बोलते हैं वेन्यूल्स। ओके, सो यहाँ तक तो आपको मैंने एज अ इस रिकॉर्डिंग करके पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, वो हम बोर्ड पर स्टडी करेंगे। अब साउंड में प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग करी है। ओके, कल हम बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज कर सकते हैं।